और ये सामने जो तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब, डॉक्टर तौहीद साहब, डॉक्टर अकील साहब, प्रोफेसर पुरुषोत्तमा बिली माले साहब, ये वो लोग हैं जिनको अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। यानी हमारे सामने बैठे स्टेज पे तो जलवा फरोज जो लोग हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी बड़े हॉल में आम लोगों को बुला के लेक्चर करने के बजाय बहुत सेलेक्टेड ऑडियंस के बीच में बात करते हैं। और अब तो हमारे इस मीडियम से फिर ये बात इस वक्त लाइव भी जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में लोग देख रहे हैं, अपने कमेंट्स भी अभी भेज रहे हैं लगातार। तो ये एक बड़ा सिलेक्टेड ऑडियंस है और हमारी खुशबख्ती है। मैं एक बार अपनी जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर शकील मोइन का भी शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आपका आना मुमकिन हुआ। अब हम इंडियन सोसाइटी एंड द इशू ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन पे मोहतरमा डॉक्टर सोनीता राय साहबा से उनके विचार सुनेंगे। आप एक मरतबा तालियों के साथ डॉक्टर सोनीता राय का इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के समक्ष मैं धन्यवाद देती हूँ इस ऑगस्ट गैदरिंग का। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर पाशा जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर शकील मोइन साहब एंड प्रोफेसर सैयद अनूल हसन साहब, प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव एंड डॉक्टर शफ़ी अली, आपने मुझे इस ऑगस्ट गैदरिंग के सामने बोलने का मौका दिया है। और मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ ये जानकर कि हमारे बच्चे जो हैं ये 10-10 किताबें और इनके रिसर्च जर्नल्स में छप चुके हैं आपके आर्टिकल्स। बड़ी अच्छी बात है, आर्टिकल्स छपना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिल में भी छपना चाहिए बच्चे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किताबें तो लाइब्रेरी में बहुत सारी रहती हैं। अगर ऐसा होता कि किताबें सिर्फ देख करके अगर कोई बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता तो मैं कटाक्ष नहीं करती हूं, लेकिन सबसे पहले वो लाइब्रेरियन होता। इसीलिए लेकिन संगत का तो असर होता है। ये जेएनयू का माहौल है, बहुत ही शिक्षाविद लोगों का यहाँ माहौल है। यहाँ बच्चों को पढ़ने की हिंदुस्तान में ये बेहतरीन जगहों में से एक है और बच्चों को ये बहुत फैसिलिटी है जो शायद दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ये फैसिलिटी नहीं है। आपके पास जो एक्सपोजर है, जितना आप सुनते हैं, जितना समझते हैं, राजधानी में आप रहते हैं, ये एक्सपोजर दूसरे जगह के विश्वविद्यालय में बच्चों को नहीं है। तो ये आपके पास ये मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा दायित्व भी हो जाता है कि जो आपने समाज से कुछ लिया। हम 25 वर्षों तक पहले माँ से लेते हैं, फिर परिवार से लेते हैं, फिर समाज से लेते हैं, लेकिन 25 साल अपने पूरे करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें समाज को देने की बारी आती है। और समाज के साथ साथ हम अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को, सबको तो देना ही है, वो तो हमारा बेसिक कर्तव्य है। लेकिन समाज को जब देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम शायद पीछे आ जाते हैं कि कहीं कोई हमें रोक न ले, कहीं कोई मेरे बारे में कुछ गलत इंप्रेशन न बना ले। तो फील फ्री टू स्पीक योर व्हाट योर हार्ट सेज। We have a heart, but we have a head over it, it's true. But we have to think through our heart, which goes through our brain, and then only we will be able to bring the changes in the society which is required. आज जेंडर सेंसिटाइजेशन पर बात करने के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये अफसोस की बात भी है कि सृष्टि के जिस समय से आरंभ हुआ उस समय से इतना लंबा दौर गुजर गया, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं तो हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन पर बातें करने के लिए बोला जा रहा है। चैलेंजेस अभी भी हमारे पास वही है जो चैलेंजेस पहले थे। ये थोड़ी सोचने की बात है, आत्मचिंतन करने की बात है। हमने देखा कि हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो भगवद गीता हो, मनुस्मृति हो, या यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें भी बड़े ही डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने दे दिए हैं स्टेटस के, विमेन के स्टेटस को लेकर के। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन बातें तो हैं और उन बातों को हम सही नहीं कह सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पूर्वजों ने किसी गलत को अगर सही मान करके उस पर अगर उन्होंने अनुसरण किया तो हम उसमें तब्दीली ना लाएं, ये कोई बात नहीं हुई।
हमें चेंज करने की आज़ादी है। भागवत गीता भी जो पहले श्रीमद् भागवत महाभारत जो लिखा गया था, भागवत गीता उसका एक पार्ट है जो शुरू हुआ था कुछ श्लोकों से, बाद में इन कोर्स ऑफ टाइम उसमें बहुत सारी बातें जुड़ती चली गई। आजकल नेट बड़ा ही आसान स्रोत हो गया है अपने ज्ञान को वर्धन करने के लिए। उसमें कुछ बातें सही भी आती हैं, कुछ बातें गलत भी आती हैं। एक बच्चों से मैं ये गुजारिश करूंगी और रिसर्च स्कॉलर्स से कि आप सिर्फ नेट पर पढ़ी हुई बातों पर विश्वास न करें। ट्राई करें कि जो मूल पुस्तकें हैं उसके रेफरेंस से अगर आप कुछ पढ़ेंगे तो वो बातें आपके सामने उभर कर आएंगी जो शायद हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। एक छोटा सा वाक्य मैं बताती हूँ जो इस जेंडर सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में पहले बहुत नहीं गई, लेकिन जब मेरी बच्ची वहाँ पढ़ती थी तो उस दौरान मैं बैंगलोर गई। वहाँ मैंने देखा बड़े बड़े कब्रगाह बने हुए थे। मैंने क्या है भाई कब्रिस्तान, हिंदू सिमेट्रिक ग्राउंड, इट वाज रिटन ओवर देयर। पहले मैं देखी यहाँ शिव का, काली की मूर्तियाँ क्यों हैं, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें कब्रिस्तान में। ये मुझे एक क्षण के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या है, वॉज परटर्ब्ड। देन आई टॉक टू माई डॉटर एंड शी सेड कि नो यू डोंट नो, यहाँ पर हिंदूज आर बरीड और यहाँ हिंदू बरियल ग्राउंड है। और ये इतनी बड़ी बात थी, लेकिन हम लोग कभी इस बात को नहीं जान पाए कि वहाँ पर हिंदूज को भी गाड़ते हैं। और इश्यूज को, बातों को लेकर के शायद अभी भी बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं कि जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं, आप वहाँ मिंगल नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ की बातों को नहीं जान सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, शकील मोइन साहब ने तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं बहुत छोटे लेवल की इंसान हूँ और मैं बड़े छोटे छोटे काम करती हूँ। बस प्रयास यही रहता है कि आप एक थोड़ा सा स्पार्क के साथ अगर थोड़ा भी काम करने में अगर हम सफल हो जाएं तो हम समझते हैं कि वो हमारी सफलता मिल गई हमें, जो हमने सोचा था। महिलाओं से रिलेटेड बातें तो हमने उठाई हैं, और क्या कहा जाए, जब द्रौपदी की बात कहें, सीता की बात कहें, हमारे हिंदू साहित्य में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, दूसरे साहित्य में भी हैं, लेकिन मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लोग उसे कहीं अदरवाइज ना समझें। लेकिन हिंदू साहित्य में मैंने देखा कि द ग्रेट ग्रेट किंग लॉर्ड राम, राजा रामचंद्र जी थे, और ये बड़ा ही कटु उनका एक अनुभव है कि उन्होंने अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को उन्होंने वनवास दे दिया। क्यों वनवास दे दिया? क्या वो सिर्फ एक धोबी के कहने के बात पर था? क्या एक स्पॉन्टेनियस था, या एक पूर्व निर्धारित, पूर्व विचारीन, या एक पुरुष तत्व उनके अंदर था कि वो खुद सीता को कभी माफ़ नहीं कर पाए थे? क्योंकि ये मैं आत्मा से नहीं महसूस करती हूँ कि किसी ने मुझे कह दिया और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी। कोई सामाजिक सुरक्षा उनके लिए नहीं थी। द्रौपदी की बात करें, द्रौपदी राजा द्रुपद की अपनी जनी हुई बेटी नहीं थी, उसका जन्म ही अग्नि से हुआ था। लेकिन अब वहाँ देखें तो उनकी मदर इन लॉ ने उनको ब्लेस कर दिया। शी वॉज ब्लेस्ड विथ 5 हस्बैंड्स। किस बात पर? तो जस्ट वो आए और उन्होंने कह दिया कि फल लाए हैं, और माँ ने कह दिया कि 5 बांट लो। क्या किसी ने भी, युधिष्ठिर ने भी ये आवश्यक नहीं समझा कि द्रौपदी फल नहीं है जो किसी 5 पुरुषों के बीच में बांटी जा सके? क्या वो वस्तु है? उन्होंने उसको वस्तु से ज़्यादा, इसका मतलब कि उस पीरियड में भी महिलाओं की स्थिति जो है वो एक वस्तु से ज़्यादा नहीं था। कि आपने कहा कि माँ हम एक फल लाए हैं, और माँ ने कह दिया बिना देखे हुए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि तुम लोग 5 भाई बांट लो, और आपने बड़े प्रेम से बांट लिया। क्या उसमें द्रौपदी की सहमति कहीं उसमें मायने नहीं रखती थी? द्रौपदी के पिता का कहीं उसमें कोई योगदान नहीं था? उनके पिता को भी इस चीज़ पर होना चाहिए था ये कि आपने क्यों इस तरह का काम किया। एक पत्नी 5 पतियों के साथ समाज में उस समय भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, तो आज भी नहीं की जा सकती है। और फिर बात हम कहें आगे आए और हम अपने हिंदू साहित्य के बारे में, कि कुरुसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसके पहले सम्राट युधिष्ठिर ने उसको दांव पर लगा दिया। आप वस्तु को दांव पर लगाते हैं, आपने अपने आदाब को दांव पर लगाया, लेकिन क्या आप अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं? चलिए दांव पर लगा भी दिया, पारिवारिक बात थी, लगा भी दिया, तो पत्नी का चीरहरण भी आपने बर्दाश्त कर लिया। उनके 5 जो सबसे बलशाली पांडव कहे जाते थे, उन्होंने भी उसको बर्दाश्त किया। और कुरुसभा में जो बहुत बड़े बड़े लोग उस समय कहे जाते थे, जैसे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, इन्होंने भी एक विदुर को छोड़ करके किसी ने भी उसके अगेंस्ट में बात नहीं उठाई। इस तरह के हम लोगों के हिंदू साहित्य में बहुत सारी बातें
पढ़ी हुई हैं और शकील मोइन साहब उस जगह को बिलोंग करते हैं, वाल्मीकि आश्रम के निकट में, कि महारानी सीता को वन में निष्कासित कर दिया गया। और ये देखा जाता है कि शी वॉज नॉट इवन एक्सेप्टेड एट हर फादर्स प्लेस। जनकपुर और वाल्मीकि नगर का, अब तो हिंदुस्तान हो गया है, नेपाल हो गया, लेकिन जिस समय कभी वो रहा होगा, हिंदू राष्ट्र रहा होगा, और वाल्मीकि नगर और जनकपुर में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजा जनक को जानकारी ही नहीं थी कि उनकी पुत्री कहाँ रह रही है। बगल के क्षेत्र में आपकी पुत्री रह रही है, उसने आपके 2 नातियों को जन्म दिया है, और ना उनके इन लॉज ना उसके पेरेंटल फैमिली मेंबर्स किसी ने भी ये क्वेरी करने की कोशिश नहीं की कि जिस लड़की को घर से उसके पति ने निष्कासित कर दिया, इसका मतलब यही दर्शाता है कि उस समय के हमारे समाज में क्या दयनीय स्थिति थी स्त्रियों की। ये मैंने उन स्त्रियों की बात कही जिनको सती मान करके पूजते हैं, और उनके हर आचरण को हम आज के डेट में भी कहते हैं कि सीताराम की जोड़ी है। तो सीताराम की जोड़ी तो आजकल लोग कंडेम कर रहे हैं कि सीताराम की जोड़ी न कहें, क्योंकि ये बड़ी सक्सेसफुल जोड़ी नहीं रही है, लेकिन अभी भी पूजनीय है। और हो सकता है कि वो हमारे सोच और समझ से, हमने रामचरितमानस पढ़ा, रामचरितमानस में मेरे मेंटल लेवल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो एक भक्त के द्वारा लिखी गई किताब है। मैंने रामायण पढ़ा जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, उसमें बहुत सारी बातों को लिखा गया है जो अगर आप पढ़ेंगे तभी आप उस स्ट्रेचर को, राम के उस कद को, सीता के उस पद को तभी आप समझ सकते हैं, जो हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण शायद उस स्ट्रेचर को हम नहीं समझ करके हम उसको कंडेम करते हैं। तो रामायण हमने इसीलिए आपको कहा कि सुनी सुनाई बात पर न जाएं। कितनी बार आप लोगों से बात करेंगे तो बहुत धार्मिक कहने जाने वाले लोग हैं, अगर उनसे पूछेंगे कि लव कुश कांड में रामचरितमानस में क्या है, तो वह बड़े फक्र से के साथ बताएंगे कि लव कुश कांड में ये लिखा हुआ है। जबकि मैं, आप विदुषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आपके सामने ये बता दूं कि राम जी के राज्याभिषेक के साथ ही रामचरितमानस जो है वो अंत हो जाता है, उसमें लव कुश कांड कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। तो बहुत अपने आप को ज्ञानी जानने वाले लोग भी गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो गलत स्टेटमेंट्स पर न जाएं। किसी भी बात पर अगर आप लिखते हैं, आप शोधकर्ता हैं, तो आप ओरिजिनल किताबें ज़रूर पढ़ें। महिलाओं के राजनीतिक स्टेटस की हम बात करें, पॉलिटिकल स्टेटस की, तो पॉलिटिकल स्टेटस में हमने देखा है कि वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को बहुत कुछ अधिकार था, सब चीज़ था, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो ये आया, ये फिर डिटेरियोरेट करते चला गया। अभी भी हम आज के डेट में भी देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे संस्था हैं, विमेंस इंडियन एसोसिएशन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के हक की बात हम करते हैं। कांग्रेस के समक्ष भी जिस समय हम स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे, उस समय भी बहुत सारी महिलाएं थीं, जो क्रिश्चियन भी थीं, कुछ हिंदूज भी थीं, डिफरेंट आयाम से लोग थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो वो अपनी आज़ादी के हरण होने पर उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए उतने ही जोर से प्रयास किया जितना कि उनके पुरुष पति जो थे या उनके परिवार के जो लोग थे, उसमें उन लोगों ने आंदोलन में सहयोग दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने अपना जितना भी विदेशी श्रृंगार का सामान था, श्रृंगार महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है, उसको भी उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था। तो इस चरम लेवल तक महिलाओं का योगदान रहा है हमारे समाज में किसी भी चीज़ को, आज़ादी को अटेन करने में। ये आज़ादी सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं थी, ये आज़ादी हम सब की आज़ादी थी। हमारे रूढ़िवादी सोच के प्रति भी आज़ादी थी। जो किंग्स थे, जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे, वो उस समय इस तरह के डेमोक्रेटिक कंट्री की उन्होंने परिकल्पना नहीं थी, लेकिन ये हमारे नेताओं की परिकल्पना थी। द सागा ऑफ द ड्रीम्स फॉर द इंडियन वुमेन वाज स्टार्टेड विद द डॉन ऑफ द इंडिपेंडेंस। और ये जिम्मेवारी बखूब किसने निभाई? तो हमारे संविधान के तहत जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने संविधान के तहत प्रियम्बल दिया। प्रियम्बल में है कि वी द पीपल वी हैव इनैक्टेड एंड गिव आवरसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योरिंग व्हाट? सिक्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये बातें सिर्फ सुनने में शब्द नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आज के दिन तक लोग समाज में अपने साथ जो लोग हैं उनको नहीं दे पाए हैं। कबीरदास पर जैसे बातें अभी हुई कि इन्होंने महिलाओं को माँ बना दिया, देवी बना दिया, तो दो पूजनीय तत्व बना दिए, लेकिन कभी अपने बगल में बैठ करके बराबरी का दर्जा लोगों ने नहीं दिया, पुरुष समाज ने नहीं दिया।
तो ये तो देना है, और इसे पुरुष समाज के साथ साथ हमें भी लड़ना है इस हक के लिए। लेकिन जब तक मेल मेंबर इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि 50% भागीदारी तो उनकी है, आप अगर अपनी बेटियों को नहीं सहयोग करेंगे, अपनी पत्नी को नहीं सहयोग करेंगे, तब तक हम एक सुंदर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बातें आई हैं हमारे संविधान में, और आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, ये जो भी प्रियम्बल और संविधान में जो लिखा गया है उसको इन्होंने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको इन्होंने न्यूमरस लॉज और एक्ट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया, जो किस चीज़ के लिए हैं, तो ये महिलाओं को प्रमोट करने के लिए है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, और उन्हें समाज में इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल पे देने के लिए है, और हर चीज़ में बराबर की भागीदारी देने के लिए। अब ये जितने एक्ट्स और स्टैट्यूट्स जो बन गए, पुराने बहुत सारे नियम हट भी गए हमारे। पहले था विधवाओं का अधिकार, हमारे पुराने समय में अगर आप चले जाएंगे तो उसमें जानेंगे कि महिलाओं को अपना पति छोड़ देने का भी अधिकार था, अगर उसका पति नपुंसक हो या 5 साल से ज़्यादा साल तक अगर उसका पति बाहर रह गया हो, कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं कि आप अपने पति को छोड़ सकती हैं। लेकिन उसके बाद उस स्त्री की जो दुर्दशा होती थी समाज में कि कोई महिला अपने पति को छोड़ने का हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपका अगर कोई रूप है, आपकी कोई पहचान है, तो आपके पति, पिता, विवाह के पहले पिता, फिर पति और फिर पुत्र के साथ ही आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो अगर पिता, पति और पुत्र अगर नहीं रहें तो फिर आपका अपना कोई भी चीज़ जो है वो समाज में नहीं रहेगा। हमारे यहाँ देखा गया है कि इक्वालिटी जो है इट इज़ एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इज इक्वालिटी रियली इन आवर हार्ट्स? ये एक्ट्स और स्टैट्यूट्स में हैं, बंधे हुए हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या हम सही माने में जो सामाजिक जो बराबरी का जो दर्जा है वो हम दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली आप 1, 2, 3, 4 आप किसी से बात करेंगे तो लोग बड़े ही मॉडर्न सोच ख्यालात के साथ लोग बात करते हैं। अपनी पत्नी के लिए अलग स्टैंडर्ड्स, पुत्री के लिए अलग स्टैंडर्ड्स, बहू के लिए अलग स्टैंडर्ड्स, और समाज में अगर कोई मित्र सहपाठी अगर आपके साथ काम करने आ गई तो उसके लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड, एक अलग ही नज़रिया हमारे पास होता है। तो ये तो आत्मचिंतन का विषय है, जिसको हमें अपने आप को दोहन करके हमें मक्खन निकालना है। तो मक्खन तो है हमारे अंदर, हमारे यहाँ अंदर राम भी है, हमारे अंदर रावण भी है। तो जब तक हम मथ करके राम रूपी मक्खन को हम नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे समाज, सबसे पहले फैमिली, फिर हमारे सोसाइटी, इसका हम डेवलपमेंट, इसका उत्थान हम नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे देश में 586 मिलियन विमेन हैं, और ये महिलाएं हैं हमारे यहाँ जिन्हें एम्पावर्ड करने की बात कहते हैं। अब इन्हें एम्पावर्ड हम कैसे करेंगे, ये एक हरकुलियन टास्क है, ये पैराडाइम शिफ्ट की बात है। कुछ साल पहले किसी कारणवश मैं वहाँ पर थी, बेंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, उस समय श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो गोल्ड मेडल वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो इतना ज़्यादा गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, उसका 90% जो गोल्ड मेडल था इट वाज वन बाय द गर्ल्स। तो उन्होंने हंस के कहा कि नाउ आई थिंक देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर बॉयज आल्सो इन दिस इंस्टीट्यूशन। मैं जेएनयू का तो नहीं जानती, लेकिन अभी 1-1.5 महीने पहले पटना यूनिवर्सिटी में हमारा कन्वोकेशन था, वहाँ 40 में से 31 जो था वो गोल्ड मेडल और प्राइजेस जो था वो लड़कियाँ ले गई, ये था। लेकिन यहाँ पर आपका एक फुल स्टॉप भी लग जाता है कि इस उम्र तक तो लड़कियां लड़कों को पछाड़कर 40 में से 30, एकदम 100 में से 90% ले जा रही हैं। फिर क्या बातें ऐसी हो जाती हैं कि जब हम समाज में आगे आते हैं तो उस समय के बाद एक बड़े ही जर्क के साथ लड़कियों को रोक दिया जाता है कि नाउ अप्लाई ब्रेक, अप्लाई ब्रेक, अप्लाई ब्रेक। क्यों? आपकी शादी हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, एक बड़ा ही अच्छा पार्टनर मुझे मिल गया, तो फिर उस पार्टनर और उस परिवार में ऐसा क्या हो गया कि मेरे करियर को इतना कस के ब्रेक लग गया? तो उसके बाद हुआ कि अब आपके पति जहाँ जाएंगे आपको वहीं जाना। मैं प्रोफेसर हूँ, राइट नाउ आई एम हेडिंग 6 PG डिपार्टमेंट्स, लेकिन मुझे अब मेरे पति झारखंड हाई कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस हुए। अब मुझे जो भी मिलने आता कहते आप पटना विश्वविद्यालय में थी ना, ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय थी, मैं अभी भी वही हूँ। तो सर यहाँ आ गए, मैडम आप वही हैं। अरे मैं क्यों वहाँ चली जाऊँगी, ये कुछ दिन के लिए गए हैं, फिर मैं क्यों चली जाऊंगी? लेकिन समाज में मैं एक
अच्छे मुकाम पर हूँ, फिर भी मुझसे लोगों का यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके वहाँ चली जाऊँ। और यह मुझे लगता है कि 100 में से 99% लोगों ने कहा कि आप यही हैं, आप वहाँ नहीं जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अपने अंदर लाना है चेंज, कि आप महिला हैं, आपकी भी कुछ उड़ान है, आपके कुछ सोच हैं, और उस उड़ान को जब तक हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पुत्र, हमारे जो भी सहयोगी हो, वो अगर दूसरा पंख नहीं बनेंगे तो उड़ान संभव नहीं है। और यही उड़ान पुरुषों के साथ भी, आप भी एक पंख हैं, और जब तक पत्नी का पंख आपके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आप लेवल के ऊपर आप उड़ान में, आपकी उड़ान जो है वो संभव नहीं हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्ट आप, it's not about the gender sensitization that pitting women towards men against men, no, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ। जेंडर की जब बात आती है तो इसमें सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है कि ये बायोलॉजिकल, ही इज दिस थिंग एंड शी इज दिस थिंग, नो। जेंडर की जब हम बात करते हैं तो हमारे समाज में कुछ बातें जो है, हमारे समाज में जो बातें जो है, कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो चले आ रहे हैं वो बने हुए हैं, और वही इस जेंडर इश्यूज को जन्म दे रहे हैं। पेट्रियार्की जो है, ये कैपिटलिज्म से भी ज़्यादा मैं कहूँ तो ये आपको वुमेन को ऑप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ पेट्रियार्की इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज के डेट में लोग सिंगल मदरहुड को भी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। मैंने जब UGC नेट JRF क्वालिफाई किया था तो उस समय सिर्फ फादर्स नेम था, फिर बाद में हम लोगों ने विश्वविद्यालय से लिख के दिया। अब पता नहीं उसको उन्होंने कितना कंसिडर किया या नहीं किया, लेकिन बाद में जब मैंने 2 बार दिया तो सेकेंड टाइम भी हमारा नेट में ही हुआ था, उसमें लेकिन था मदर्स नेम वाज आल्सो प्रिंटेड इन दैट सर्टिफिकेट। तो इट मेड मी प्राउड कि माँ का भी उतना ही हक है अपने बच्चे पर जितना पिता का है। तो ये सब छोटे छोटे कदम हैं, ये ब्रेकिंग अप ऑफ पेट्रियार्की हैं। माँ से भी वंश चलता है, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ पिता और पुत्र से ही वंश नहीं चलता है। वी आर ए ह्यूमन बीइंग, और हम मनुष्य जाति में जन्मे हैं, तो हमारे से ही हमारा वंश चलेगा, और हमारी बेटी ही हमारे वंश को आगे लेकर के जाएगी। और इसमें अगर कोई पंडित, पुजारी, मुल्ला या कोई भी अगर बीच में आए तो हम यही जानते हैं, गॉड इज़ देयर एंड आई एम हियर। और हमारे बीच किसी पंडित, पुजारी और मुल्ले की आवश्यकता हमें नहीं है, और उसको आपको डिस्कार्ड करना चाहिए कहीं भी अगर उस तरह की परंपरा अगर आपको उसके बीच में आकर के रोकती है तो। और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपने सोच में बदलाव नहीं लाएंगे। आज के डेट में भी जेंडर जस्टिस है, ये मिराज है, मृग तृष्णा है। जेंडर जस्टिस की हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इनइक्विटेबल सोशल कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो अभी भी वुमेन को डिप्राइव करते हैं अपने राइट्स से। हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए, और 2005-06 के दौरान तो इतना बड़ा बदलाव आ गया कि आपने हिंदू डॉटर को पार्षनर का दर्जा दे दिया। लेकिन यहाँ हमारे सभा में बहुत लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ मध्यम आयु के हैं, कुछ नौजवान हैं। आप ये मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या आपने अपनी बहनों को संपत्ति में अधिकार देने से कभी इनकार किया है? क्या तुम अपनी पुत्री को दोगे संपत्ति में अधिकार, तो क्या बहन को भी देने में आपको कभी कोई परहेज हुआ है? और अगर हाँ परहेज हुआ है तो ये बच्चे आत्मचिंतन की बात है, क्योंकि उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से आपका भी जन्म है, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस से उस स्त्री का जन्म है, जो आपकी बुआ है, जो आपकी बहन है और आपकी बेटी है। तो ये कहने की बात है। और अगर कोई लड़की उस अधिकार के लिए अगर लड़ती है या मुंह से शब्द भी निकालती है तो समाज में लोग उसे बड़े ही हेय दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहे हैं। हमारे इस पढ़े लिखे समाज की मैं बात कर रही हूँ। तो ये बदलाव हमें अपने अंदर लाना होगा। ये बदलाव अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम संपत्ति में अधिकार नहीं देंगे, हम शिक्षा में उनको हम बराबरी दर्जा नहीं देंगे, तब तक जेंडर सेंसिटाइजेशन की बातों पर ये सेमिनार, ये गॉसिप, ये करना फजूल है। और आज यहाँ बैठे हुए अगर हम 5 भी दे दें तो शायद, मैंने तो दे दिया है क्योंकि हमारी एक बच्ची ही है, लेकिन अगर हम 5 भी दे दें तो हम समझेंगे कि इस हमारी संगोष्ठी का कुछ न कुछ इसका निष्कर्ष निकल करके आया है। अभी आने के पहले मैंने देखा कि जेंडर पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और UGC ने इसको बड़े ही सीरियस रूप में लिया है। कुछ दिन पहले मैं पलट रही थी, हमारे फादर थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस। उस समय उनके पास कुछ मैटर आया था, तो जस्ट बाय कर्टसी आई वाज गोइंग थ्रू, तो उस समय था कि जुडिशियरी में जेंडर सेंसिटाइजेशन
किस तरह से कोरम में लाया जाए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि जुडिशरी में जेंडर सेंसिटाइजेशन पर लोगों ने जो पहल किया है, अभी कुछ दिन पहले बिहार में भी ये हुआ है, और आने के हमको लग रहा है 15 फरवरी को नेतरहाट स्कूल में एक वहाँ पर हुआ है, स्टूडेंट्स लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना हुई है, जिसके तहत स्कूल्स और कॉलेजेस में आपको लोगों को क्लब बनाना है, जिसमें 10 से 15 बच्चे रहेंगे, एक शिक्षक रहेंगे, टीचर इंचार्ज, और ये वहाँ पर फोकस करके लॉ और वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में, ग्रामीण सेगमेंट में एनएसएस के तहत बच्चे जो हैं वो जा करके आप उनको सेंसिटाइज करेंगे। बक्सर ज़िले में मैं गई थी, ये कोई मेरा फंडेड प्रोजेक्ट की बात नहीं है, हमारे गुरु थे प्रोफेसर डॉक्टर केपी सिंह, उन्होंने कहा था मुझे कि रिसर्च एक नशा होता है। जैसे अफीमची को अफीम खाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह अगर मुझे रिसर्च करने की इच्छा है तो उसके लिए मुझे किसी से फंडिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं है। वो मेरा अपना इंटरेस्ट है। हम कहीं भी मिलेंगे तो कुछ 10 बातें किसी से पूछ करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वहाँ मैंने पाया कि जनरली हमारे मन में आता है कि कौन रोकता है महिलाओं को आगे बढ़ने से, इट्स द मदर इन लॉ। बट आई फाउंड इन द लोअर, वेरी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि आज के डेट में आपके जितने भी एक्ट बन गए कि आप भ्रूण हत्या से हम सभी परिचित हैं, मैं उसमें आप लिंग जांच करते हैं, और फिर अगर लड़की हुई तो हम उसे भ्रूण गर्भावस्था में ही उसका अंत कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो फीटस जो है उसका जो रेट है डेथ का वो अर्बन सेगमेंट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द रूरल सेगमेंट्स। तो हम देखें कि कम लिटरेट और एजुकेटेड दो अलग अलग वर्ड, हम लिटरेट हो गए लेकिन अभी भी हमारे अंदर एजुकेशन जो है वो बाकी है, क्योंकि अभी भी आप ये चॉइस करके यू आर किलिंग योर ओन चाइल्ड इन योर ओन होम, दैट इज़ नॉट गुड। ये अभी भी हमारी मानसिक दरिद्रता है, और अभी भी प्रेफरेंस ऑफ सन चाइल्ड है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। बेटी भी उतना ही आपको मान सम्मान देगी, आपको उतना ही प्यार देगी, बल्कि लड़के से ज़्यादा देगी, क्योंकि भगवान ने प्रकृति में 2 एक्स जोड़ दिया है, पुरुष में से 1 एक्स निकाल लिया और उसको 1 वाई दे दिया है। तो बायोलॉजिकली जानते हैं कि फीमेल्स जो हैं ये आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ फेस करने के लिए ईश्वर ने सृष्टि में प्रकृति को बहुत मजबूत बनाया है, और पुरुष तत्व जो है वो उतना मजबूत नहीं है जितना प्रकृति है। ये बायोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है, कोई इस पर हमारा अपना रिसर्च नहीं है। तो ये लड़के और लड़कियां जो हमने देखा ग्रामीण सेगमेंट में, वहाँ पर भ्रूण हत्या की बातें नहीं हैं। अगर 4 बेटी है तो ठीक है, उसे कोई एतराज़ नहीं है, अगर 4 रोटी है तो ठीक है हम लोग खाएंगे। अभी भी उनके अंदर ये इच्छा है कि अगर एडल्ट एजुकेशन का कैंपेन चल रहा है तो हमारी बहुएं जाएं और पढ़ें, उससे हमें कहीं किसी भी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। बच्चों के स्कूल में मैं गई, 0 फैसिलिटी वॉज देयर, कोई भी फैसिलिटी नहीं। पेड़ के नीचे, अभी तो सर्दी का दिन है ठीक है, लेकिन लड़कियों से अगर आप बात करेंगे तो उनको आपको महसूस होगा कि जिसको आप बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं वो बहुत मजबूत जड़ वाली लता जो है, वो वृक्ष तो नहीं है, लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि गरीब घर की लता है, जिसको आप बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, और उसे एक वृक्ष की आवश्यकता है। आपके हमारे सहयोग की आवश्यकता है, सरकार के कानून की आवश्यकता है, सरकार के इनिशिएटिव की आवश्यकता है कि वो लतर बढ़ करके एक सुंदर अंगूर की बेल बने और फिर वो बहुत खूबसूरत फल हमारे समाज को दे। बहुत ही छोटी छोटी बच्चियां हैं, पर दे वर वेरी स्मार्ट फ्रॉम इनसाइड। हमने कहा मिड डे मील, मैडम मिड डे मील हम लोग नहीं खाते हैं। ये जो लोग नहीं पढ़ने वाले लोग हैं ना, ये आ जाते हैं और हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। बंद करवा दीजिए दीदी, आप पटना से आई हैं, खाना पीना का सिस्टम जो है वो स्कूल में बंद करवा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात बच्चियों ने कह दी कि टीचर जो है यहाँ पर खाना बनवाने में लग जा रही हैं, बाहर से लोग आ जा रहे हैं, तो हम अगर 5 भी पढ़ने वाले हैं तो हम 5 पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैशन चला है, तो उसके तहत भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ उनको ब्लैक बोर्ड्स दे रहे हैं, बहुत ही पढ़ने के बहुत सारी चीज़ दे रहे हैं, जिससे बच्चे वहाँ पढ़ने में लग गए हैं। महिलाएं जो हैं, इनको अपनी आवाज़ खुद बननी होगी, क्योंकि अपनी लड़ाई तो हमें खुद लड़नी है। अगर हम ये सोचेंगे कि दूसरा मेरे लिए लड़के दे देगा तो ये संभव नहीं है। नीड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन वाला स्लाइड निकालो। ये मैंने प्रिपेयर किया था इंग्लिश में,
लेकिन यहाँ तो उर्दू भाषी इतनी अच्छी भाषा बोलते हैं, मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत सिंपल है। मैंने सोचा JNU है तो इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन ठीक है नहीं, बट इट्स ओके यस इक्वली। तो नीड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन में क्या नीड है, हमने एक और भी चीज़ महसूस किया। मैंने जैसे आपके साथ अपने कुछ अनुभव शेयर किए और कुछ जो हमने पढ़ा था वो हमने आपके साथ शेयर किया। नीड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन क्यों हमारे यहाँ आया कि हमने महसूस किया कि मॉरल साइंस की जो पढ़ाई है वो अब नहीं होती है। हमारे यहाँ किसी भी धर्म में बातें बड़ी अच्छी अच्छी बताई जाती हैं। मैंने सीता और राम को कटघरे में खड़ा कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र वाला व्यक्ति अभी दूसरा कोई इस धरती पर उसने जन्म नहीं लिया है। उनकी बहुत सारी बातें हैं जो परिवार को, फैमिली नॉर्म्स को लेकर के चलने की बातें हैं। समाज एक निचले पायदान के व्यक्ति की बात को भी उन्होंने एक बुद्धिजीवी की बात को की तरह रखा और वो प्रजा का आदेश समझ करके उन्होंने सीता को त्यागने का निर्णय लिया। मैंने कहा कि ये रामचरितमानस में नहीं, लेकिन जब आप रामायण पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। आपके अंदर सिर्फ भक्ति की बातों से हमारे जो कीड़े जो दिमाग में प्रश्न बन के आते हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। हमें उसके लिए कुछ और भी चाहिए, कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट आपको ओरिजिनल राइटिंग्स में मिलेगा। तो हमें ज़रूरत क्या है? ओपन माइंडेडनेस की। स्वतंत्र रूप से खुले दिमाग से अगर हम सोचेंगे तभी हम महिलाओं के उत्थान की बात हम करेंगे। अगर हमारी स्वतंत्रता सोचने की ख़त्म हो जाती है, हम रैशनल नहीं इरैशनल सोचते हैं, बायस्ड होकर के अगर हम सोचते हैं, जैसे किसी ने कहा, पता नहीं क्यों आरोप लगा लिया कि मैडम के अंदर में जो लड़की PhD करती है मैडम उसे भगा देती है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत। हमारे अंडर में जितने PhD किए हैं, ये 3 PhD की हुई लड़कियां ही हमारे साथ हैं, तो भगाएंगे क्यों? लेकिन कहीं हमारी भी जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर लड़कियां कुछ ऐसी भी हैं जो आ जाएंगी लेकिन उसके बाद फिर वर्क को आप बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इसे अन्यथा न लें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, उस महिला को सहयोग करें अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी हुई, ताकि वो थोड़ा सा आगे पुशअप होकर के निकल जाए। भले ही बहुत ऊंचे पायदान पर ना पहुंचे, लेकिन समाज में इतना तो हो जाए उसका कि वो अपने बच्चों को, अपने नियर बाय लोग हैं उनको वो सेंसिटाइज करे, मॉरल साइंस पढ़ाए, और तब वो आगे जा कर के एक अच्छे समाज और एक अच्छे परिवार के निर्माण की वो जननी बन सके। मॉरल साइंस हमने देखा कहीं भी पढ़ाई अब नहीं हो रहा है। परिवार में पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो कहीं कहीं छोटी छोटी किताबें रहती थी, छोटी छोटी कहानियाँ थी जो दादी और नानी बच्चों को कहानी के जरिए मॉरल साइंस में सेंसिटाइज कर देती थी। आज के डेट में वो सिस्टम जो है वो बिगड़ गया है, और ये जितने भी कार्टून्स हैं जो नेट पर जो चल रहे हैं, जो टीवी में जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, उसमें कहीं मॉरल वैल्यूज़ की कहीं कोई बात नहीं है। तो मॉरल वैल्यूज़ अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारे समाज की परिकल्पना जो है यही खत्म हो जाएगी। तो सुंदर समाज, सुंदर बगिया नहीं बनेगा हमारा। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, वन हैज़ टू शैटर द लोड ऑफ द ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स। इसको अभी कुछ दिनों से मैं लगी हुई हूँ इस काम में, तो हमारे यहाँ बहुत कंपनी के लोग भी आते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा करके कंपनी है, वहाँ से भी लोग आते हैं CSR के तहत। तो उन्होंने जेंडर सेंसिटाइजेशन पर लेक्चर दिया और उन्होंने एक गेम बनाया, और गेम में कहा कि जैसे कि ये बच्चे बोलेंगे कुकिंग, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको देना है कि आप बोलेंगे मदर या फादर, तो कोई बोलेगा सिस्टर, कोई बोलेगा मदर, फादर कोई नहीं बोलता है, ऑफिस पापा सीधे। तो ये जो स्पॉन्टेनियस जो जवाब है ये हमारे अंदर की बातों को उभार करके बाहर लाता है। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से गेम के तहत उसने लोगों को सेंसिटाइज किया कि कुकिंग जो है वो सिर्फ मदर ही नहीं है। ही सेड व्हाट अबाउट संजीव कपूर? बोला ओ यस, इज अ वेरी गुड शेफ। तो संजीव कपूर भी तो किसी का फादर है ना, तो उसके संजीव कपूर के बच्चे किसको अगर पूछेंगे कि कुकिंग, तो वो बोलेगा पापा। तो फिर उसकी बात आप क्या करते हैं? तो बोले नहीं, ये आपको जेंडर सेंसिटाइज करना थ्रू व्हाट? तो ब्रेकिंग द लोड्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स जो हमारे सोसाइटी में फैले हुए हैं कि ये जेंडर सेलेक्टिव ये वर्क है। घर की सफाई करनी है तो हमें ही करनी है, और गंदगी करनी है तो आपको ही करनी है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर हम गंदगी करते हैं तो सफाई भी हम करेंगे, और अगर हम सफाई करते हैं तो हमसे गंदगी भी फैलती है। तो ये दोनों पुरुष और स्त्री का एक रोल होना चाहिए कि इफ़ यू हैव टू फ्लाई विद बोथ फेदर्स, आपको अपने घर में भी ये सुंदर आपको तालमेल बना करके चलना होगा।
प्राइवेट लाइफ तो है ही, जेंडर इश्यूज हर जगह है, और इसको हम किस तरह से संवेदन कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं, थ्रू प्लेज, थ्रू ड्रामास, थ्रू स्टोरीज, ये जो है थ्रू सॉन्ग्स। जैसे अभी मैं गांव में गई तो सबसे पूछा कि मोबाइल नंबर क्या है, पता नहीं दीदी, याद नहीं है। अचानक मुझे याद आया कि आजकल शिव चर्चा वहाँ बहुत चलता है, उस पर महिलाएं गाना गा रही थी। हमने कहा कि अपना जो मोबाइल नंबर है तुम लोग संगीत के फॉर्म में याद कर लो, और हमने 4-5 महिलाओं को वहाँ बोला कि मोबाइल नंबर लिखो, और आप उसको हिंदी में पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 नहीं, उसको हिंदी में पढ़ते हैं। और मैंने जो वहाँ एक शिव चर्चा कर रही थी महिला, उसको हमने कहा कि इसको संगीत के फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर जो है वो याद दिला दो, तो ये उसको याद रहेगा। हमने एक का वैसे करवाया, एग्जाम्पल सेट किया, फिर नेक्स्ट सर्वे में जाएंगे तो देखेंगे कि उसने कितनी महिलाओं को उस तरह से किया। तो ये भी एक तरीका मुझे अपने समझ से आया कि आप इस तरह से औरतों को संवेदनशील बना सकते हैं थ्रू सर्टेन इश्यूज ऑल्सो। उसको संगीत के माध्यम से बना दीजिए, कविता के माध्यम से बना दीजिए, ताकि जो समाज के जो निचले पायदान पर जो लोग हैं वो सेंसिटाइज हो सके। जेंडर सेल्स की स्थापना हो रही है विश्वविद्यालयों में, जेंडर चैंपियंस की भी स्थापना हो रही है। अभी आने के पहले जस्ट हमने जल्दी जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी काम किया, जेंडर चैंपियंस को भी सेलेक्ट किया, और ये हमने देखा कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के उत्साहित हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। बहुत ही अच्छी मुझे ये सोच लगी कि उन्होंने कहा कि नहीं, और हमने अपने कैंपस को गर्ल्स के प्रति कोई भी क्राइम होने से फ्री कर दिया है। हमारे यहाँ दरभंगा हाउस कैंपस में कोई लड़का किसी लड़की पर कोई फप्ती नहीं, किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं, और एक बड़े ही सुंदर हार्मोनियस रिलेशनशिप को हमने डेवलप किया। अभी तो 2 ही साल हुए हैं, लेकिन इस 2 साल में ये हमारा सफल प्रयास है कि बच्चों को हम संवेदनशील करने में सफल हो सके हैं। ये एक लगता है कि थोड़ा सा सक्सेस रेट हम लोगों का है, क्योंकि उसमें बच्चे हैं गलत के तरफ आकर्षित होते ही हैं। लड़कियों को मैंने उसको देखा कि जो बहन आपकी बाहर निकल रही है, अगर आप उसे गलत तरीके से देख रहे हैं, आपकी भी बहन बाहर निकल रही है, उसको भी कोई उसी नज़रिए से देख रहा होगा। आज तुम्हारी बच्ची नहीं है, हो सकता है कि तुम 3 बच्चियों के पिता बन जाओ, हो सकता है तुम्हारी 3 बच्चियां जो है वो भी 2-2 बच्चियों को जन्म दें। तो आज आप जिस नज़र से समाज को देखेंगे और जिस नज़रिए से हम समाज को बनाएंगे, वही समाज कल हमें वापस रिटर्न में मिलने वाला है। तो ये सोच अगर आप अपने बच्चों में, वी द टीचर्स, अगर हमारी जिम्मेवारी है, और आप तो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स टीचर्स से जैसे एक ही पायदान नीचे होते हैं, या आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उस तरह से करके हमारे समाज में महिलाओं के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाएं। महिलाएं काम की वस्तु नहीं है, महिलाएं माँ हैं जो आपको भोजन देती हैं, सृष्टि है जो आपको जन्म देती है और आपका भरण पोषण भी करती है। कोई घर में अगर जाओ, उस घर में अगर माँ नहीं है तो वो घर बहुत अच्छा नहीं लगता है, आपको वो घर खूबसूरत नहीं लगेगा। तो जिस चीज़ के बिना घर नहीं खूबसूरत लगता है, समाज कैसे खूबसूरत लगेगा और देश कैसे सुंदर लगेगा। इसको तो करना है। एजुकेशन, हेल्थ, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, इसे भी दूर करना है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि एसिड थ्रोइंग, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी के बिना तो मुझे लगता है कि कहीं अब विवाह किसी जाति में होता ही नहीं है। आप उसको कैश में दें, काइंड में दें, ये अभी भी कुप्रथा हमारे समाज में बनी हुई है, जिससे हमारे पुरुष समाज के बच्चे आगे आएंगे और ये उसको मिटा सकेंगे। इनकी भागीदारी के बिना हम लोग एनएसएस के तहत शपथ दिलाते हैं कि शपथ लो कि हम लोग बिना दहेज के शादी करेंगे। तो कुछ लड़कों ने शपथ लिया, लेकिन कुछ ने कहा मैडम उसका भी तो हक होगा ना लड़की का, कि उसको कुछ नहीं मिले और हम अभी कसम खा लें, फिर बाद में तो बोले कुछ देंगे ही नहीं। हमने कहा राइट टू प्रॉपर्टी लीजिए और डाउरी बंद कर दीजिए। जो कानून आपको हक दे रहा है उस हक को आप मत छोड़िए, लेकिन जो समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनको आप हटा दीजिए। यही आपकी हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी भेंट होगी कि आप अपने समाज को दे सकेंगे। फिर कुछ उसमें हमको लग रहा है 70% बच्चे तैयार हुए, 30% पुरुष नहीं तैयार हुए। हमने कहा 70% भी कोई कम थोड़ा ही होता है, मैं तो 10% के लिए भी तैयार थे। लेकिन ये थोड़ा सा है प्रयास जिसके तहत लोग आगे आ रहे हैं, बच्चे भी आगे आ रहे हैं और हमारे नए समाज के भी बच्चे आ रहे हैं। हमारे बिहार में हमने देखा है कि ये जो कोर्स जो हमने बताया, जो नेतरहाट विद्यालय में भी शुरू हुआ है, स्टूडेंट्स लीगल लिटरेसी क्लब, बिहार में है कि हर जिला में ये 5 बनेगा। और इस तरह से अगर आप, और जेंडर क्लिनिक्स भी बन रहे हैं हर कॉलेजेस में, हर पीजी इंस्टीट्यूशंस में। आई थिंक जेएनयू में भी ये होगा ही।
तो इसको थोड़ा आगे ले जा करके चलना है। और एक हमारी प्रोफेसर थी, उनसे बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि एक चीज़ हम भूल जाते हैं। हमने कहा क्या मैडम? हम अपनी बेटियों को बेटे जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ करते तो हैं। बोली कि कभी बेटा को भी बेटी जैसा बनाना चाहिए। बोली अगर लड़की है तो उसे गाड़ी चलाना सिखा दो, और अगर लड़का है तो उसे खाना बनाना सिखा दो, क्योंकि लड़की है तो वो खाना बनाना सीख ही लेगी, और अगर लड़का है तो वो गाड़ी चलाना सीख ही लेगा। तो एज ए मदर हम लोगों का रोल होना चाहिए, एज ए टीचर भी, कि जो लड़के हैं उनको कहिए कि आप खाना बनाना सीख लीजिए, और जो लड़कियां हैं उनको कहिए कि आप गाड़ी चलाना सीख लीजिए। तो आप जो रोल मॉडल, जो आपके राइटिंग्स ने, आपके समाज ने जो आपको कैटेगराइज कर दिया है कि आप इसी में फिट हैं, कुकिंग तो मदर, ऑफिस तो पापा, इससे बहुत हद तक हम लोग आगे आ भी गए हैं। आई थिंक नए समाज में जो बच्चे हैं इस पुरानी रूढ़िवादी कल्पना से ये आगे आए हैं और आगे भी इसे ले जाएंगे, क्योंकि नए भारत का निर्माण, नए समाज का निर्माण अब आप ही के कंधों पर है। हम तो अब बहुत आगे निकल गए, हम आपको उसमें सहयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब सुधी जन है, सर ने मुझे बहुत ही ऊंचे पायदान पर रख दिया। मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है, आई स्पीक सिंपल एंड स्ट्रेट। तो अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनीता राय। आप बहुत खूबसूरत ज़बान बोल रही थी, हम उर्दू वाले बहुत उस ज़बान को सुन रहे थे, और यहाँ जो ऑडियंस है ये कंफर्टेबल है उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों के लिए। आपने स्लाइड्स भी आपके सामने, बहुत अहम गुफ्तगू की वाकई। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी थैंकफुल टू यू मैम, डॉक्टर सुनीता राय साहिबा। अभी एक काम किया हमने, जब हम प्रोफेसर अनवर पाशा साहब के घर जाते हैं मैडम, तो अक्सर चाय आप खुद बना के पिलाते हैं। और एक अच्छी बात है, प्रोफेसर ख्वाजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे कुक हैं, तो पहले से वो सीख लिया उन्होंने। आज आप लोगों को मालूम हो गया, कभी ऐसा मौका कीजिए। अब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कुकिंग है। और एक फर्क नहीं, और एक अभी मैंने अपनी दोनों बहनों को यहीं बैठे हुए व्हाट्सएप पे ये मैसेज कर दिया कि प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा आप लोग ले लीजिए आकर के, सुनीता जी, वरना ऐसे बहुत डांट सुनाती रहेंगी। पहले भी ऑफर किया गया था, लेकिन मैंने अभी अपनी दोनों बहनों को व्हाट्सएप कर दिया है कि सुनीता जी से बार बार डांट सुननी पड़े, इससे आप लोग अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लीजिए आकर के। तो ये अच्छी बात है कि ये बहसें जब हुई हैं मेरे दोस्तों, मुझे 1 मिनट सिर्फ से भी कम 30 सेकंड में अपनी बात, कि अगर ये बातें नहीं होती, सुनीता जी जो बात कर रही हैं, गरिमा जी जो बात कर रही हैं, जो विमर्श हो रहा है, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह साहब, डॉक्टर अनवर पाशा साहब, ऐसे लोगों की जो ये आपका पैट्रोनाइज है, ये बातें नहीं होती, तो आप ये सोचिए कि आज हम कहाँ होते। इतने के बाद भी जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करनी पड़ रही है, तो काबिले मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस पे बात की, सोचा, बोला, लिखा, बार बार कहा, तो समाज के अंदर एक तब्दीली बहरहाल आई है, सिचुएशन बेहतर हुई है। कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम जिधर से गुजरे कुछ खार कम कर गए हैं, यही इसकी सफलता है, कामयाबी है। इस बीच में डॉक्टर मलखान सिंह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, प्रोफेसर अजमेर सिंह काजल साहब तशरीफ़ लाए, गालिब इंस्टीट्यूट से मुश्ताक साहब आए, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब की तरफ से जो इस कबीर मेमोरियल लेक्चर के कन्वीनर हैं, आपके लिए सिर्फ चाय नहीं बल्कि चाय वाय का इंतज़ाम है, हाई टी का इंतज़ाम है।